खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की एक इस्तदा मुस्तरद कर दी और इस्तदा ये थी कि इस्लामाबाद में जो नाफिज दफ़ा 144 है उसको ख़त्म किया जाए, उसके नफाज को ख़त्म कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दफ़ा 144 ख़त्म कर दी गई है? नहीं, जिस पर जवाब नफ़ी में था और उन्होंने कहा कि पहले अपने सूबों से इसको ख़त्म कराएं और आपके पास पार्लियामान का एक फोरम मौजूद है जहाँ पर इन चीज़ों को उठाया जा सकता है और अदालत कभी भी इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत नहीं करेगी और आर्टिकल और सेक्शन यानी दफ़ा 144 के तहत अगर उसका नफाज हो जाए तो इंसानी बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होते। दफ़ा 144 पाबंदी लगाती है 5 से ज़ायद लोगों के इज्तमा पर किसी भी जगह पर जब वो नाफिज हो। इस्लामाबाद में इस वक्त इसका नफाज चल रहा है और इसका कॉन्टेक्स्ट यकीनन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक कॉल देने का इरादा कर रखा है और वो कॉल अपने वर्कर्स को वो कब देंगे ये वही जानते हैं, उसके अंदर क्या होगा ये भी वो जानते हैं, क्योंकि आज उन्होंने खिताब करते हुए वर्कर्स कन्वेंशन से कहा कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता कि ये कहीं लीक ना हो जाए, लोगों को पहले से पता ना चल जाए। तो उनके करीब तरीन साथी भी इस चीज़ से लाइल्म है कि इमरान खान साहब क्या इरादा रखते हैं इस लॉन्ग मार्च के जरिए, वो क्या हासिल करना चाहते हैं और किस तरीके से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर वाज़ेह जवाब दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो पिटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन आज एक और चीज़ जो ऑब्जर्व करने को मिली कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन जो रावलपिंडी में हुआ उसमें बहुत कम लोग आए और इसका शिकवा खुद इमरान खान ने अप्रैल में किया और कहा कि जो पिंडी के टाइगर्स ने बकौल उनके गुज़िश्ता मौके पे जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया था वो इस दफ़ा नहीं दिया और उन्होंने पार्टी में आगे जाने की जो ऑप्शंस हैं, जो चांसेस हैं या जो मौके हैं उसको मशरूत कर दिया इस लॉन्ग मार्च में लीडर्स की कारकर्दगी से, यानी कि इस लॉन्ग मार्च में कारकर्दगी दिखाओगे तो उसमें टिकट मिल सकता है या पार्टी में आप आगे जा सकते हैं। इस पर बात करेंगे और साथ ही कल एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, और उसमें बहुत सी उन्होंने ज़ाती बातें की जो आज से पहले उन्होंने इस तरीके से नहीं की थी, उस पर भी बात करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं ऑन शराजी साहब, तज्ज़िया बहुत शुक्रिया शराजी साहब आपका। अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, वो हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में नून लीग के राना मशहूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अमजद खान न्याजी साहब, सर आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और आज ये इस्तदा मुस्तरद हुई है लेकिन अदालत का एक बड़ा वाजे इस पे जो रिमार्क था वो यही था कि आप यहाँ पे अगर ख़त्म करा रहे हैं तो आप दो सूबों में क्यों नहीं करते जहाँ पे आप लोगों की हुकूमत है, वहाँ पर भी एहतजाज होते हैं। टीचर्स अभी एहतजाज कर रहे थे, उन पर भी खासा जो है वो लाठी चार्ज और आंसू गैस केपी में किया गया, तो पहले वहाँ से ख़त्म करें और फिर अदालत आएँ या इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालती रिमार्क्स और अदालती फैसले में थोड़ा फर्क होता है। अब ये देखना है कि इसको मीडिया ने किस तरह पोर्ट्रे किया और उस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको अपने जो ऑफिशियल्स आर्डर्स हैं उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा है इसको देख के हम इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नजर में इस वक्त जो है पार्लियामेंट जो है वो यरगमाल हो चुकी है और इस लिहाज से भी कि आप देखें कि पार्लियामेंट के आते से एक सेनेटर सफल न्याजी साहब को उठा लिया जाता है तो फिर क्वेश्चन मार्क है उसकी सॉवरेंटी पे, और फिर क्वेश्चन मार्क सॉवरेंटी पे इसलिए आ गया कि जब एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो है वो एक साइफर के नतीजे में वजूद में आती है और खान साहब तो असेंबली वापस जाने का इंदिया दे चुके हैं, वो कहते नहीं तहकीकात करें तो असेंबली में वापस जो है वो वहां से नहीं है। तो हमने तो कहा है ना कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट वो खुसूसी इलेक्शन इसके साइफर के हवाले से जो है वो खास तौर पे जो है मैं समझता हूं कि स्पेशल एक कमीशन होना चाहिए और जिसका वो तयन करे कि इस साइफर के नतीजे में कौन कौन बेनिफिशियरी था और है, और इसके नतीजे में जो NRO2 लिया गया है वो उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए भी एक कमीशन मैं समझता होना चाहिए। आज पाकिस्तान को बनाना बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है
नियाजी साहब, लेकिन गुजारिश सुनिएगा, आप ये बात कर रहे हैं कि इस पे कमीशन होना चाहिए, इस पे सवाल एक सुन लीजिएगा सर, कि इस पे बड़ी बात हो गई, आपसे बेतहाशा दफा आपसे भी सवाल किया गया होगा कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त आप ये कमीशन बना सकते थे। आज आप सही कह रहे हैं कि फैसले में और रिमार्क्स में बहुत फ़र्क होता है। फैसला तो यह है कि आपकी इस्तदा मुस्तरद होगी, यानी कि तहरीक इंसाफ की, लेकिन अदालत जो भी रिमार्क देती है या सजेस्ट करती है उसकी भी एक बड़ी अहमियत और वैल्यू है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है जी आप पार्लियामेंट में जाएं और बेहतर किरदार वहाँ पे अदा करें। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि जी अवाम की हल्के के लोगों की मर्जी के बगैर आप इस्तीफ़ा कैसे दे सकते हैं। पॉइंट ये है कि अदालत ने आज एक दफ़ा वाज़े तौर पे कहा कि जी हम इंतज़ामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और आप जब ये बात करते हैं कि तहकीकात भी तो इंतज़ामिया का इख्तियार है। जो बात सुने ना, देखें जजमेंट जो है वो एक अदलिया या अदालत एक फैसला देती है और उस फैसले के नतीजे में एक उससे ऊपर एक अदालत भी है ना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। एक जज की नजर में शायद वो बेहतर हो और उनकी नजर में शायद मुख्तलिफ हो, तो ऐसे जजमेंट के ऊपर हमेशा डिबेट चलती रहती है, फॉर एंड अगेंस्ट। जी जी, हमारा नुक्ता नजर कमेंट कर सकते हैं आप जजमेंट, आपका नुक्ता नजर, आपका जो है वो नुक्ता नजर कुछ और होगा। अब इस के नतीजे में जो डिबेट होगी कि क्या पाकिस्तान की नहीं साहब, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, आपसे मैं दोबारा राब्ता करता हूँ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। थोड़े से सिग्नल का इशू आ रहा है, लेकिन यही बात लेके मैं राना मशहूद साहब के पास चलता हूँ। राना मशहूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, अभी अमजद खान नियाजी साहब बात कर रहे थे और मेरा सवाल ये था कि आप पंजाब और केपी से दिफा 144 क्यों ख़त्म नहीं करते, तो यहाँ पे तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटिशन लेके गए थे। क्वेश्चन इस के अब इमरान खान साहब ने कहा जी कि पिंडी के आसपास सारे लोग MNAs अपने लोग मौजूद रहें और वो रिस्पॉन्स दें, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद तो एक वर्चुअल सीज में आ जाएगा, बिल्कुल एक जिसका मुहासरा टाइप जिसे कहते हैं आप। तो फिर क्या होगा, क्योंकि पंजाब की इंतज़ामिया तो उनके हाथ में है। राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब आना क्यों चाह रहे हैं। इन्होंने एक बयानिया डेवलप किया कि जी अमेरिका की गुलामी नामंजूर, साइफर, और उसके ऊपर के जी पाकिस्तान जो है इसको किसी की गुलामी में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को अपने फैसले खुद करने चाहिए। वो साइफर जो था उसके अंदर चेंजेस की गई और ये एक जुर्म है, ये नाकाबिले तलाफी जुर्म है। और एक साजिश बुनी गई जिसका वो ऑडियो लीक आई, उसमें सब कुछ निकलकर सामने आ गया कि एक झूठ की बुनियाद पर, क्योंकि एक जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया था, और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने के लिए एक झूठा बयानिया गढ़ा गया, जिससे पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरे में डाला गया, जिससे पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात जो है उनको भी जेपरडाइज किया गया। और ये सारा कुछ जो किया गया वो किस लिए किया गया? सिर्फ इक्तदार के लिए। और इसी तरह जब IMF के साथ वो डील जो इमरान खान की हुकूमत करके गई थी, और जब उनकी हुकूमत चली गई तो अपने KP के और पंजाब के वजीर खजाना को कहते हुए शौकत तरीन साहब, और उन्होंने एडमिट भी किया कि वो कह रहे हैं कि जी आप कहें कि हम ये डील नहीं कर सकते, तो इससे क्या साबित हुआ कि इनको ना पाकिस्तान के वकार की परवाह है, ना पाकिस्तान की सालमियत की परवाह, इनको सिर्फ और सिर्फ इक्तदार चाहिए। तो ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये किसी मकसद के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के जंग है। इक्तदार के लिए किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस बात के ऊपर होती है। और मैं खुद समझता हूं कि जमहूरी एक्टिविटी करना सबका राइट है, सियासी एक्टिविटी करना सबका राइट है, लेकिन सियासत को ट्विस्ट करके अपने जाती मकासद के लिए आना, क्या ये इसलिए आ रहे हैं कि महंगाई को खत्म किया जाए? क्या ये इसलिए आ रहे हैं करप्शन को खत्म किया जाए? क्या ये इसलिए आ रहे हैं कि माशरे में इस्लाह को लेकर आया जाए? ये बिल्कुल इसलिए नहीं आ रहे। गुलामी से निजात दिलाने आ रहे हैं कौम को। किस गुलामी से? वो गुलामी जिसके अंदर अमेरिका के अंदर खुद आपने लॉबिंग फर्में हायर की हुई है, आप पाकिस्तानियों का पैसा लेके उन लॉबिंग फर्म्स को दे रहे हैं। और ये फर्म्स कौन सी फर्म्स हैं? जो इसराइल के लिए काम करती हैं। मतलब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो वहां पे
जो तहकीकात इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अंदर सारी चीजें आई। और जो सबसे बड़ी बात है, ये क्यों किया जा रहा है? फॉरेन फंडिंग से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए। उस फॉरेन फंडिंग जिसके अंदर अगयार ने पैसा दिया, गैर मुमालिक से पैसा आया, गैर मुल्कियों ने पैसा दिया, किस लिए दिया? पाकिस्तान के अंदर एक जमात जो काम कर रही है उसको जो राना मशहूद साहब एक सवाल सुनिएगा। हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सवाल ये है कि पंजाब की जो सियासी अहमियत है वो तमाम सूबों से ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा ज़्यादा उसी के चांस है कि वो मरकज़ में भी बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब अगर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके इत्तेहादियों के पास है, और क्या इस सिचुएशन में आप समझते हैं सियासी तौर पर ये सही फैसला होगा कि इलेक्शन में जाया जाए, या उससे पहले कोशिश होगी कि बैलेंस चेंज कर दिया जाए पंजाब में इलेक्शन से? कौन सा इलेक्शन? जी मैं आम इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। आम इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे, 2023 के अंदर है, कौम तैयारी करे और इंशाल्लाह ताला वक्त पर होंगे। उस वक्त तक जो है इंशाल्लाह मईशत जो है जिसका बेड़ा गर्क ये 4.25 साल में करके गए थे, वो डील IMF से जो ये पाकिस्तानियों के सर पर थोप के गए थे, हम इंशाल्लाह ताला टर्न अराउंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है। जी जी, सवाल मेरा जरा सवाल मेरा शायद मैं समझा नहीं पाया। सवाल मेरा ये था कि पंजाब में PTI और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है, आम इंतखाबात चाहे वक्त पर हों, लेकिन आप समझते हैं कि ये इंतखाबात तक जो है ये हुकूमत पंजाब की इसी तरह चली तो क्या ये सियासी तौर पर आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत बनी थी एक गलत अदालती फैसले से, और हमारी जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। जिस दिन भी वो पिटीशन सुनी गई उस दिन पंजाब के अंदर जो है दोबारा जो है इत्तेहादियों की हुकूमत आएगी, और ये अब ज्यादा दूर की बात नहीं रहेगी। मेरे अपने ख्याल में इस वीक के अंदर हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, और अगले 1-1.5 हफ्ते में फैसला आएगा और पंजाब जो है वो दोबारा PMLN और उसके इत्तेहादियों के पास आएगा, और पंजाब के अवाम को भी वो रिलीफ मिलेगा जिसका वादा हमने किया हुआ है। जी, अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के भी जो इम्कानात हमें नजर आ रहे हैं, उन्होंने कल एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब पॉइंट इसके अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको काला कानून करार देते हैं आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली को, तो अब क्या चीज़ रह गई है, क्या रुकावट रह गई है मियाँ साहब की वापसी में? मियाँ साहब इंशाल्लाह अनकरीब पाकिस्तान में होंगे, लेकिन मेरा आपके जरिए सवाल है सबसे कि मियाँ नवाज शरीफ को जिन बुनियादों के ऊपर नाअहल किया गया था, आज यही अदालतें कह रही हैं कि वो एक काला कानून है। तो पहले इनको अपनी इस गलती को तस्लीम, मैं खुद एक कानूनदान हूं, इनको अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए कि एक काले कानून के तहत इन्होंने एक गलत कानून के तहत जिस शख्स को पाकिस्तान की वजारत-ए-उज़्मा से फारिग किया, उसके बाद जो पाकिस्तान की माशी बदहाली हुई उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आज ये समझता हूं कि जब हम सबके ऊपर जिम्मेदारियां डालते हैं, हम सियासतदानों को तो बड़े आराम से मतून कर देते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले जिससे मुल्क कई साल पीछे चले जाते हैं, उनके अंदर मैं समझता हूं कि आज साकिब निसार और जी पॉइंट वेल टेकन। एक आखिरी सवाल सर, फिर आगे बढ़ता हूं। राना साहब, एक आखिरी सवाल भी, निजाम कैसे है कि पंजाब में जो है वो वजीर दाखिला के खिलाफ तक जो है उनके वारंट निकल आए, अदालत ने वारंट निकाल दिए, पुलिस जो है एंटी करप्शन का महकमा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद चक्कर लगा रहा है। इसी तरह आप लोगों के खिलाफ पंजाब में बहुत से मुकदमा दर्ज हुए, आप पर्सनली आपके खिलाफ भी हुए होंगे। इसी तरह FIA की टीम के जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही है PTI के पंजाब में या कहीं गिरफ्तारियां ना करे। तो जब 2 सूबे और मरकज में इस किस्म की कशमकश होगी तो फिर निज़ाम कैसे चल पाएगा? देखें, पहली बात है कि लोगों का इनका असली चेहरा नजर आ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। इमरान खान किस कैपेसिटी में चीफ मिनिस्टर KPK का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है, किस कैपेसिटी के अंदर ये वफाक के कामों में मुदाखलत कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं। आईन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, और वफाक को तोड़ने की ये साजिश है, और वफाक के ऊपर हमला जो है वो आईने पाकिस्तान पर हमला है, और ये इसके खमियाजा भी भुगतेंगे, और अनकरीब अगले चंद दिनों में इसी वजह से पंजाब के अंदर आप तब्दीली देखेंगे। जी, मैं जरा राना मशहूद मैं हसन मुर्तज़ा साहब से जरा सवाल करना चाहूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हसन साहब, सवाल एक पहला तो ये है कि आज
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर कन्वेंशन था रावलपिंडी में, जिसमें तवक्कुआत से कुछ कम लोग थे, जिसका शिकवा खान साहब ने भी अपने वर्कर्स से किया। तो क्या ये वैसे ही कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है कि जहाँ पे लोग कम आए, या आप समझते हैं कि कोई इनकी जो अवामी राब्ता मुहिम है वो कमज़ोर पड़ रही है? हसन साहब जरा करेंगे जी, मुझे समझ नहीं आई जी। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये अवामी राब्ता मुहिम है, आपके ख्याल में ये जोर पकड़ रही है दिन ब दिन, या ये कमजोर होती जा रही है? जरा दोबारा करेंगे जी, मुझे आपकी आवाज कट रही है जी। आपसे हसन साहब दोबारा राब्ता करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब को कोई आवाज का शायद इशू है। आपसे सवाल करता हूँ जी, यही वाला। ओन शिराजी साहब, देखें, बड़ा लंबा एक प्रोसेस हो गया। खान साहब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि चौक चौराहों पे हैं, जलसों गांव में हैं, और खान साहब का जो वर्कर है ना, वो हमें अब थका थका हुआ नज़र आ रहा है। खान साहब हर जलसे में कहते हैं मैं फिर डेट दूंगा। अभी जब खान साहब ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को भी मैंने नहीं बताया, मुझे उस पर भी एतबार नहीं है, तो खान साहब को किस पे एतबार है? पार्टी आप चलाते हैं, लोग आप पे एतबार करते हैं कि आपने ये अच्छे लोग रखे हुए हैं और ये लेके आगे मुल्क को चलेंगे, पार्टी को चलेंगे। खान साहब तो कहते हैं मुझे अपने वाइस चेयरमैन पे एतमाद नहीं है। तो फिर खान साहब, अगर आपको अपने वाइस चेयरमैन पे एतमाद नहीं है तो फिर आपको वर्कर पे कैसे एतमाद होगा? अब खान साहब एक सियासतदान है, तजर्बाकार आदमी है, यकीनन कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने चीज छुपाई होगी। तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि वो क्यों अपने करीबी जो किचन कैबिनेट है उससे भी शेयर नहीं कर रहे? शहजाद, कुछ चीजें होती है फेस वैल्यू पे। अगर आपने ये करना भी हो तो आप बताते नहीं है, हर किसी को ये नहीं बताते कि मैंने सबसे छुपाया हुआ है। यानी आप, इसका मतलब है कि अपने वाइस चेयरमैन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, आप अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। आप जो भी पॉलिसी आपकी इसके पीछे है वो एक अलग बात है। मैं इसी पे वापस आता हूं, जरा राब्ता बहाल हो गया हसन मुर्तज़ा साहब से। जी हसन साहब, सवाल ये था कि जो राब्ता मुहिम या एहतजाजी मुहिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है, आपके ख्याल में इसमें कोई मजबूती आ रही है या ये कमजोर पड़ रही है दिन ब दिन? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं अभी सुन रहा था न्याजी साहब को, और वो उनका बात करने का जो आगाज था वही यहाँ से था जी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये और वो, मतलब है जो सवाल किया जाए उसका जवाब नहीं देना। अगर उनकी ये जो राब्ता मुहिम है या उनका जो लॉन्ग मार्च है, इससे समझें कि वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो जिस अंदाज में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खान साहब जाके कस्में उठवा रहे हैं, हलफ ले रहे हैं कि आप आओगे, और फिर अगर कोई वर्कर कन्वेंशन कमजोर होता है तो वो नाराजगी का और बरहमी का करते हैं, कि इजहार करते हैं। फिर अपने एमपीएज एमएनएज को और टिकट होल्डर्स को कहते हैं कि आपने इतनी तादाद में बंदे लाने हैं, आपको आइंदा के इंतखाबात में टिकट्स जो जिम्मेदारियां मिलेंगी वो इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे मिलेंगी। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जो उनका नैरेटिव था वो कमजोर पड़ता जा रहा है। वो जो महंगाई की बात करते थे कि इस हुकूमत ने आकर महंगाई कर दी, इस हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया, वो उस वक्त तो बाहर निकले नहीं जब डॉलर नीचे आ रहा है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती नजर आ रही हैं, और उन्हें ये नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में अगर ये हुकूमत डिलीवर कर गई तो मेरी कोई जगह नहीं होगी। आज उन्हें धरने याद आ रहे हैं। अगर आप देखें कि पंजाब के अंदर आज भी माल रोड के ऊपर डॉक्टर्स जो है वो एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली के सामने। अगर इतनी आइडियल हुकूमत इनकी है तो वो डॉक्टर्स बाहर क्यों हैं? आए दिन केपी के अंदर, जहां पे ये पिछले 9-9.5 साल से मौजूद हैं, वहां पर लोग जो हैं वो आए दिन एहतजाज कर रहे हैं। जिस नैब को ये कहते हैं कि इस हुकूमत ने आते ही नैब को जी उसको फारिग कर दिया, भाई आपने तो 5 साल पहले का नैब को फारिग कर दिया हुआ है केपी के अंदर। आपने इस मुल्क के अंदर वो तमाम चीजें की हैं खान साहब ने, पिछले सिलेक्टेड हुकूमत ने, जो पिछले 4 साल से इस मुल्क पर मुसल्लत है। मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, राना मशहूद साहब अभी बात कर रहे थे कि पंजाब में, मतलब ये थोड़ी दिन की मेहमान है ये पंजाब हुकूमत, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन टेकअप हो गई तो ये खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि अगर ये आपके फेवर में कोई फैसला आ जाता है या
कोशिश आप लोगों की होगी कि सियासी तौर पे जो है हुकूमत को आईने पाकिस्तान के तहत रहते हुए तब्दील किया जाए? क्या इस किस्म की कोई प्लानिंग, कोई इस तरह की हिकमत अमली तैयार है या नहीं? हमने तो पहले दिन कहा था जब परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट आई थी कि ये जुडिशल वजीर आला है, इसको एक अदालत के जरिए बनाए, ये अवामी वजीर आला नहीं है। और आज जिस वक्त अदालत ने फैसला दे दिया उस वक्त ये हुकूमत फारिग होगी। उनके पास तो आज भी अददी अक्सरियत नहीं है, वो तो आज भी किस खौफ के मारे 100 दिन से ज्यादा असेंबली सेशन को चलते हो गए हैं। 50 घंटे उसमें काम नहीं हुआ, लोगों के अरबों रुपए के नुकसान हुए हैं। अरबों रुपया लोगों का इस हुकूमत ने सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए कर दिया है। और आज भी जो चौधरी परवेज इलाही के साथ और इनका जो आपस में रिफ्ट चल रहा है वो यही है कि इनके धरने पे तकरीबन यौमिया 2 अरब रुपया खर्च होगा। और खान साहब ये कहते हैं कि ये अखराजात जो है ये पंजाब बर्दाश्त करे। चौधरी कहते हैं हम रोटी से तंग हैं, हमारे लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, हमारे तालीम से स्कूल बंद हुए पड़े हैं, हमारे को 3 करोड़ बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं, हम कहां से आपको 2 अरब रुपया यौमिया का आपके अखराजात पूरे करें। मैं वापस आता हूं आपकी जानिब, जरा ये ओन शिराजी साहब से यही बात मैं कर लेता हूं। ओन शिराजी साहब, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पंजाब के वज़ीर दाखिला का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हम कोई सरकारी तौर पे किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे शुरका की जो अगर धरने में कोई या लॉन्ग मार्च में आते हैं, लेकिन हम उनको रोकेंगे भी नहीं। जिस पर परवेज इलाही साहब ने कहा जी कि ये उनका बयान अपनी जगह पे, हम हर किस्म की मदद देंगे। तो ये क्या पंजाब हुकूमत के अंदर भी इस किस्म की कोई रिफ्ट है कि धरने या अगर लॉन्ग मार्च वो करते हैं उसको सपोर्ट करें या ना करें? शहजाद, ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज नज़र आ रही है, पंजाब हुकूमत हो या मरकज़ में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो। इस्तीफे देते हैं असम्बलियों से और फिर खुद ही हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। उसके बाद खुद 144 लगाते हैं, सूबों में असातिज़ा को मारते हैं और यहाँ पे आके कहते हैं कि जी 144 हटा लें। तो मजमूई तौर पे तहरीक इंसाफ के किसी भी, इमरान खान साहब के अलावा जितने भी मेरी मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात हुई है, मुझे कंफ्यूज नजर आया। उन्हें कोई प्लान नहीं पता कि हमने इस तारीख को आना है, इतने दिन हमने बैठना। उन्होंने भी, खान साहब खुद कह रहे हैं मैंने बताया ही नहीं। अल्टीमेटली तैयारी तो उन्होंने करनी है ना। कोई कहते हैं जी 6000 बंदा हर जो है वो जिला लाएगा, तो उन 6000 लोगों को किसी ने लेके भी आना है, अकोमोडेट करना है, तो कोई तो प्लान होता है ना। इस तरह तो नहीं होता कि आप 2014 वाली आप बातें नहीं रही, अब वो सिलसिले नहीं रहे, अब वो मामले। तो आपके ख्याल में खान साहब ब्लफ कर रहे हैं? खान साहब अल्टीमेटली कोशिश करेंगे कि उन्हें ये धरना, ये एहतजाज ना करना पड़े, लॉन्ग मार्च ना करना पड़े, जितना वो प्रेशर डाल सकते हैं वो प्रेशर डाल ले। लेकिन जिस तरह की ऑडियो लीक्स हैं, जो ऑडियो लीक्स ने ये गेम चेंजर साबित हुई है मेरा ख्याल है। और बहुत सारे जो गुब्बारे थे ना, जो एक बयानिए के गुब्बारे थे, उनसे आवाज निकली है। और मुझे ये लग रहा है कि अब खान साहब पे प्रेशर पार्टी की जानब से बढ़ा। और पिंडी, जो जहां से आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में खान साहब जीते हुए हैं, यानी यहां पे MNAs की सीटें खान साहब के पास हैं। शेख रशीद अहमद भी खान साहब के वजीर दाखिला रहे हैं, इत्तेहादी हैं। तो ये अगर रावलपिंडी से ये रिस्पांस है ना, तो आज खान साहब को ठीक ठाक चीजों की समझ आ गई है। तो वो जो बयानिया जैसे जैसे आगे चलता जा रहा है, उस बयानिया से आवाज निकलती जा रही है। और ये नजर आ रहा है कि अगर खान साहब इसी स्पीड में आगे चलेंगे तो फिर कदम बढ़ाओ खान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे खान साहब देखेंगे तो फिर कोई बंदा नजर नहीं आएगा। वेरी राइट। राना मशहूद साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हसन मुर्तज़ा साहब, आप ज़रा बताइएगा कि ये खान साहब जो इरादा रखते हैं लॉन्ग मार्च का और हुकूमत को गिराने का या नए इंतखाबात की डेट लेने का, सवाल ये कि अब ओन शिराजी साहब ये कह रहे थे कि उनको भी समझ आ गई है। अब समझ अगर आ गई है तो उन पीछे हटना चाहते हैं। पीछे हटने के लिए आप समझते हैं कि क्या ये मुनासिब होगा कि कोई उनको एक फेस सेविंग, एक ग्रेसफुल एग्जिट दे दिया जाए कि उनकी बात भी हो जाए और कोई किसी किस्म का इंतशार ना हो? हसन, देखिए जी, सियासत के अंदर हमेशा जो सेफ एग्जिट हैं और फेस सेविंग के लिए जो है वो हमेशा हर हुकूमत करती थी, लेकिन खान साहब ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। किस चीज की फेस सेविंग दी जाएगी खान साहब को? खान साहब ने इस मुल्क के साथ क्या बुरा नहीं किया? कश्मीर बेचने से लेकर इस मुल्क के IMF के साथ महंगे मुआहदे करके और फिर उनसे इनहराफ करके इन्होंने मुल्क को किस चीज को नुकसान पहुंचाने से दरेक किया है? इन्होंने जी, मेरे ख्याल में कोई शायद साउंड का मसला। ओन शिराजी साहब, इससे पहले कि आपसे मैं बात करूं, मैं क्लिप सुनवाना चाहूँगा जो कल
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरपरस्त कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, जिसमें उन्होंने कुछ ज़ाती अपने तजर्बात भी शेयर किए कि जेल में उनको किस तरीके से रखा गया, या जब उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी और वो मिन्नतें करते रहे उस जेल हुकाम से कि उनकी बात करा दीजिए, बात नहीं कराई गई और फिर 3 घंटे बाद बताया गया कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो ये वो चीज़ें जो उन्होंने इससे पहले इस तरीके से सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए नहीं कहीं। और मरीम नवाज़ शरीफ साहब को भी, साहिबा को भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि जैसे उन्होंने पूरी इस सारी चीज़ को बर्दाश्त किया और सुरखरू होकर वो पाकिस्तान से गई, ये कहना था नवाज़ शरीफ साहब का। उन्होंने एक ख़ास तौर पे एहतसाब के हवाले से क्या कहा कि मेरी और मेरे ख़ानदान का एहतसाब किस तरीके से होता रहा, ये क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था, ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है। इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। जी नाजरीन, देखा आपने कि नवाज़ शरीफ साहब जो बात है कि किस तरीके से इंतकाम लिया गया। एक बात जो उसके साथ उन्होंने की और जो उन्होंने अपने ज़ाती जो तजर्बात थे वो शेयर किए और जिस वो करब से गुजरे, ये उन्होंने बताया। इस क्लिप में सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैंने उनको मिन्नतें की, उनके मैंने कहा मेरी बात करा दें, मेरी बीवी बीमार है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं कराई बात। खैर मुझे वहाँ से वो मेरे सेल में ले गए और 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आपकी बेगम फौत हो गई। जी ओन शराई साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी और कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। सिर्फ एक मैंने रिमाइंड कराने के लिए, तो उनका शिकवा जो है वो जिन लोगों है वो भी कौम को पता है कि कैसे वो शिकवा कर रहे थे, लेकिन अब आपके ख्याल में क्लैरिटी आ गई है चीज़ों में कि किस तरीके से आपने मुल्क को चलाना है, कोई तजर्बा नहीं करना और जमहूरियत को आगे बढ़ने देना है और किसी को इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाना कि वो अपने प्यारों के जनाजों में भी शिरकत ना कर सके। शहजाद, शिकवा और बजा शिकवा है ये। जो शख्स बोल रहा था, ये पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है और इसके सीने में वो राज थे कि अगर दूसरे लोगों की तरह ये भी धमकियां देना शुरू कर देता कि मैं जी राज बता दूंगा और मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है, तो ये शख्स भी कर सकता था। लेकिन नवाज शरीफ का ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। अपनी माँ को, अपनी बीवी को अगर आप देखें कि वो इस अंदाज में दुनिया से जा रही हैं, और ये बड़े आपके इमोशनल रिश्ते होते हैं, ये वो जज्बाती रिश्ते होते हैं कि जिनके साथ एक ख़ास तरह का उन्स आपका उनके साथ होता है। तो मजमूई तौर पे जो कल मियाँ साहब ने बात की, वो अवाम को ये बता रहे थे कि वन साइड ऑफ स्टोरी आपके पास पहुंची है, क्योंकि मियाँ साहब की तकरीर पे, उनकी तस्वीर पे पाबंदी लगा दी गई। तो असल में हमारे साथ हुआ क्या, मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ? यकीनी तौर पे लोगों के सामने उन्होंने अपना मुकदमा रख दिया। इमरान खान साहब लोगों के सामने अपना मुकदमा रख रहे हैं, मियाँ साहब ने अपना मुकदमा रखा है। अल्टीमेटली फैसला लोगों को करना है कि कौन ठीक है, कौन गलत है। लेकिन मजबूरी तौर पे अगर देखें तो मियाँ साहब जैसे कह रहे थे, उन सवालों के जवाब देने बड़े जरूरी हैं कि मेरा वो क्या कसूर था, कि क्या मैं इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लेके जा रहा था? क्या मैं जो चीनी 50 रुपए 52 रुपए किलो मेरे दौर में बिक रही थी वो 100 105 110 तक पहुंची? तो क्या वो मेरा जुर्म था कि मुल्क तरक्की? और उन्होंने एक और बात भी कही, कहा जी मुझसे कोई बदला किसी ने लेना था तो वो मुझसे बदला ले लेता, कम से कम रियासत से, पाकिस्तान से, इस मुल्क से बदला ना लेता। तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने अवाम की कोर्ट में बाल डाल दिया है। अब ये मियाँ साहब के जो मुखालफीन हैं, और ख़ास करके पहला जो है इमरान खान साहब एंड कंपनी पे है, हुकूमत उनकी थी। शहजाद अकबर साहब बड़े बड़े पलंदे लेके आते थे, करप्शन हमें बताते थे, कभी कहते थे अमेरिका ने ये कहा, कभी कहते बरतानिया ने ये साबित कर दिया, लेकिन हमारे सामने मजबूरी तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं। बिल्कुल सही। हसन मुर्तज़ा साहब, आप एक सियासी आदमी हैं, आपके ख्याल में अगर तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करती है तो उससे हुकूमत कैसे निपटे? क्या उनको खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो आएँ यहाँ पर एहतजाज करें, और माजी में उनके एहतजाज पुरतशद्दुद भी रहे हैं बहुत दफ़ा, तो या उनको सख्ती से निपटा जाए, इस एहतजाज को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका जाए? देखें जी, जहाँ तक एक सियासी जमात एहतजाज करती है उस पर कोई एतराज़ नहीं, उसे पूरा हक है, उसे एहतजाज करने का हक हासिल है, वो उसे मौका देना चाहिए। लेकिन जो माजी पीटीआई का है
वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। वो मुसल्ला जत्थे तैयार करते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं, वो जवानों को शहीद करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, और फिर पीटीवी पे हमला करते हैं, वजीर आजम हाउस पे चढ़ाई करने की वो कोशिश करते हैं, पार्लियामेंट के जंगले तोड़ के पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं। तो उनका जो एहतजाज है वो सियासी नहीं है, और फिर उनके जो जज्बे हैं और वो और जवान हो जाते हैं जब वो समझते हैं कि खान के सामने तो कुछ है ही नहीं। खान अगर चाहे तो वो थाने से बंदे छुड़ा लाए, खान चाहे तो जेलों के दरवाजे खोल दे। दहशतगर्दी या रियासत पर चढ़ाई या वफाक पर हमला, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है। आपके जमहूरी रवैये जो हैं वही बर्दाश्त किए जा सकते हैं अगर आप इस वफाक को तोड़ने की कोशिश करें, अगर आप अवाम को अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करके परेशान करने की कोशिश करें, तो रियासत जिम्मेदार है। रियासत ने इस चीज का हलफ लिया हुआ है कि वो इसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किस तरह उन्हें खुली छुट्टी दी जा सकती है जो एक जलसे के अंदर मुनज़्ज़म नहीं रह सकते? उनको किस तरह से पूरा शहर उनके हैंड ओवर कर दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि जाओ आप इस शहर का अमन लूट के तबाह कर दो? कतन नहीं। ये चीजें ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत को उन्हें रोकना पड़ेगा। अगर रियासत उनको नहीं रोकती या नाकाम होती है तो फिर रियासत जिम्मेदार है। फिर इमरान खान साहब के जो भी फैसले होंगे उसकी डायरेक्ट जिम्मेदार हुकूमत, मैं समझता हूं, होगी, क्योंकि हुकूमत का काम उनको रोकना था, वो नहीं रोक रहे। अवाम का क्या कसूर है? बिल्कुल, आपकी जमात भी हसन मुर्तज़ा साहब उस हुकूमत में शामिल है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पॉइंट खैर आया। मोदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मोदी जाफरी साहब। सवाल ये है कि अभी हमने एक क्लिप दोबारा सुनाया कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, और उस पर उन्होंने एहतसाब के हवाले से भी बात की। उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कोट करते हुए कहा कि जी ये 62(1)F और ताहयात नाअहली का काला कानून है। सवाल ये कि अब अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी तो अब अगर ये काला कानून है और चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है तो फिर तो इस कानून को मतलब नाफिजुल अमल नहीं होना चाहिए। तो फिर इसकी रेमेडी क्या होगी उन लोगों के लिए कि जो इस कानून की जद में आ चुके हैं? जाफरी साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। रेमेडी तो क्योंकि उनके ऊपर एक फैसला आ चुका है, लिहाजा एक दूसरा फैसला जब आएगा तो वो फिर उस वक्त की बात है कि वो उस कानून को उनके ऊपर भी इदराक नहीं होगा उस तरह जिस तरह पहले उनके ऊपर होता आया। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यही है कि जो 62(1)F का इस वक्त शक्ल है, जो इसको अमली जामा पहनाया गया है लाइफ टाइम ताहयात नाअहली का, वो एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने पहनाया है जिसके ऑथर जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बताते खुद थे। और उन्होंने जब ये जजमेंट लिखी थी तो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये तफसील बयान की थी कि क्यों होनी चाहिए ताहयात नाअहली, और उन्होंने बहुत जामे अंदाज में अपना जहन लड़ाकर ये इस नतीजे पे पहुंचे थे। तो मेरे लिए तो यही बात हैरान है कि उन्होंने ये कलमात अदा फरमाए हैं। ये किस दायरे में कहें और क्या कहें, वो फिर जाहिर है जब ये हेयरिंग्स एक मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन देखें, एक बात तो तय है कि अगर आप पार्लिमानी उमूर को अदालत में लेके जाएंगे तो अदालत तो फिर सामने जो भी उसके शवाहिद होंगे या दलाइल दिए जा रहे होंगे या अपनी दानाई इस्तेमाल करते हुए अपना फैसला देगी। आपके ये मामला जो हैं कि ताहयात नाअहली है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी जद में आए, जहांगीर तरीन साहब ताहयात नाअहल हुए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सियासतदान इस चीज़ को समझें। अब खान साहब कहते हैं जी JIT के लिए जो है मैं अदालत दोबारा जाऊँगा, तो ये तो इंतज़ामी उमूर हैं, ये पार्लिमान के उमूर हैं, तो सियासतदान खुद आप नहीं समझते लेके जाने की कोशिश करते हैं पैटी बेनिफिट्स लेने के लिए? नहीं जी, मैं ऐसा कतई नहीं समझता। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जब सियासत के नज़र कोई बहुत संगीन मामला चढ़ जाएं, भले वो बोरिस जॉनसन का पार्लियामान को तहलील करना हो, भले वो डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, अगर कोई चीज़ संजीदा इनफ हो तो वो जाती अदालत ही है, दुनिया भर में जाती है। यहाँ पर वो संजीदा कस्म की चीज़ें ज़्यादा होती हैं
लेकिन बदनसीबी ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि अदालत ने कानून देख के फैसला तो करना है, बदनसीबी ये है कि मेरा पॉइंट ये था, चले मैं दो मिसालें देता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे 62F1 के तहत जो था ताहयात तहली की क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह कर दी। पार्लियामान इस पर फर्दर कानून साजी पहले ही कर सकती थी, डिफाइन कर सकती थी। इसी तरह आर्टिकल 6 की बड़ी बात होती है, उसके ऊपर कानून साजी क्या होनी है वो भी तक उस तरह मुकम्मल नहीं है। तो फिर ये मामला जो आप खुद अधूरे छोड़ेंगे तो अदालत ले जाने पड़ेंगे। जी, ऐसा मैं एक और पॉइंट मुकम्मल करना चाह रहा था, वो ये है कि अदालत ने पिछले 5 सालों में कानून के जुम्मे में रहते हुए फैसले बहुत सारे लोगों के ख्याल में नहीं दिए हैं। अदालत ने बल्कि सियासत की भींट हमारी अदालत चढ़ी है, क्योंकि हमारी अदालत ने सियासी प्रिज्म को देखते हुए फैसले किए हैं। साकिब निसार साहब के जो फैसले हैं, वो जो जिस तरह उनकी बातें सामने आती हैं और जिस तरह उनके बारे में कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, उसके बाद आप नहीं कह सकते कि अदालत ने विद इन द प्रिज्म ऑफ द लॉ सारे फैसले दिए। जब जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया तो उससे डिस्क्वालिफिकेशन बनती इमरान खान की थी, नहीं किया उन्हें डिस्क्वालीफाई। हालांकि अगर एक अनविड्रॉन रिसीवेबल पे नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई किए जा सकते थे, तो एमनेस्टी लेने पर इमरान खान साहब भी उतने ही मसले में थे। उसके अलावा अपनी मनी ट्रेल ना साबित करते हुए वो भी उतनी ही प्रॉब्लम में थे। लेकिन उस वक्त अदालत ने जिस तरह इमरान खान साहब को छोड़ा और जहांगीर तरीन साहब को एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर फैसला करके सामने लाए, तो उसके बाद ये मुतनाज़े एक रोल अदालत के ऊपर भी इल्जाम लगा है। और आप ठीक कह रहे हैं कि सियासतदानों को इससे समझकर अपना एक्ट जो है उसको सुधार लेना चाहिए था। लेकिन सियासतदान ऐसा क्यों समझते, जब एक सियासतदान और एक धड़े को साफ आया हो रहा था कि हमारा तो ये करने में फायदा है, क्योंकि हमें तो कहा जा रहा है कि लाओ अपने केसेस, जो कि फिर एक और चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान साहब ने खुद आके बताया। तो जब ऐसा माहौल होगा तो फिर एक पार्टी अदालत तो जाएगी। फिर अदालत का काम है कि वो ना इंसाफ करे, बल्कि इंसाफ करते हुए नजर भी आए। बिल्कुल ठीक। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। राना मशहूद साहब ने कहा वो जल्द आएंगे वापस, चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएंगी। तो एक सियासी रहनुमा पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसको एहतसाब के बजाय इंतकाम का निशाना बनाया गया था। और ये आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपके रहनुमाओं के साथ ये पहली बात हो चुकी है। तो अब आप समझते हैं कि आगे इलेक्शन होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जो रहनुमा हैं, जमातें हैं, उनको मिलेगा? आपके ख्याल में ये ऐसी सूरत हाल बन रही है, चाहे वो इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम जो है फेयर प्ले के साथ अगले इंतखाबात में जाएंगे? देखें जी, हम तो हमेशा कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मिलना चाहिए। और हम तो जब 18th अमेंडमेंट कर रहे थे, हम तो अपने PMLN के दोस्तों को उस वक्त भी कहते थे कि ये काला कानून है और इसको तब्दील करना चाहिए। लेकिन शायद उस वक्त इनके ज़हनों में ये था कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इंतकाम का निशाना बनती है और इन्होंने जेलों में जाना है, हमने तो जाना नहीं है। आज हम इमरान खान साहब को भी ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए कोई इतना साजगार नहीं है। आपसे जेल काटी भी नहीं जानी। आपने एक पुलिस रेड के अंदर घर अकेला छोड़ दिया था, खवातीन अकेली छोड़ दी थी और 10-10 फुट की 2 दीवारें छलांग कर आप भागे थे। आपसे भी ये नहीं काटी जानी। और बराए मेहरबानी इस पे सियासत ना करें। ऐसे काले कवानीन जिनसे सियासी कारकुनों की बाजू मरोड़े जाएं, जिससे वफादारियां तब्दील करवाई जाएं, जिससे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, ये कवानीन जो हैं ये इस मुल्क में नहीं होने चाहिए, जिनको अदालतें भी अब कह रही हैं कि ये काले कवानीन थे। और हम उस वक्त भी, जब आप तीसरी दफा वजीर आजम बने थे, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18th और उसमें आपको ये सारा कुछ मिला और आप वापस आए। हम आज भी कहते हैं कि आप वापस आए। इस मुल्क के अंदर सियासतदान होंगे, सियासी क़यादतें होंगी और ये मसाइल जो मुल्क को दरपेश हैं ये वही हल कर सकते हैं। ये आमरीयत की छतरी के नीचे पलने वाले जब आएंगे, वो इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें भी कमजोर करेंगे, इस मुल्क के अंदर इंतकामी सियासत को भी फरोग देंगे, गंदी जबान भी इस्तेमाल करेंगे, लोगों की पगड़ियां भी उछालेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशंस भी करेंगे और फिर पारसा बनने की कोशिश भी करेंगे। तो आज हम जहां से गुजर रहे हैं, आपका यहाँ होना, मियां नवाज शरीफ का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जहां पर सियासी क़यादतें होंगी तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। और शिराजी साहब, अभी इमरान खान साहब जिस तरीके से खिताब करते हैं
तो उनके शायद जहन में भी नहीं होता कि वो किस किस्म के काम कर चुके हैं, तोशा खाना से लेके फ़ॉरेन फंडिंग तक। उसके बाद जो उन्होंने एक तौहीन अदालत की, जिस पे अदालत से तो रिलीफ मिला लेकिन मुकदमा उनके ख़िलाफ़ जो है वो चल रहा है। पॉइंट इसके खान जो ये लोग हैं ये उनसे सवाल नहीं करते, एक अंधी तकलीद करते हैं। तो अब जो लोगों में जो उनका जोश आज ख़ास तौर पे जो ख़ुद भी शिकवा किया कम नज़र आया, तो आप समझते हैं कि ये नवाज़ शरीफ साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी असर हो सकता है कि जिसमें मियाँ साहब जो है खुल के बता रहे हैं अपने मेरे के साथ क्या हुआ, और इस वक्त जो खान साहब एक बयानिया लेके चल रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है? शहजाद, ये बात मैं पहले भी कर रहा था कि दूसरी साइड का भी जो है वो इज़हार ख्याल हुआ है, दूसरी साइड से भी कहानी सुनाई गई है, वन साइडेड कहानी नहीं चली। लेकिन खान साहब हम देखते रहे हैं, हमने कवर किया है, बहुत सारे लॉन्ग मार्चेस कवर किए हैं, एहतजाज कवर किए हैं, ट्रेन मार्च कवर किए हैं। होता यह है कि सबसे पहले आप अपना जो वर्कर होता है उसको प्रिपेयर करते हैं किस तरह कि ये हमारा डेस्टिनेशन होगा, यहाँ से हम चलेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे, इस तारीख को जाएंगे, इस तारीख को वापस अगर आएंगे, नहीं आएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। काजी हुसैन अहमद से लेके बेनज़ीर भुट्टो और सारे थ्रू आउट पूरा एक सियासी तारीख है पाकिस्तान की। लेकिन ये अपनी तरह के एक अजीबोगरीब, ये कोई सियासी तरीक़ेकार ही नहीं नज़र आ रहा। ये सियासी जमातें इस तरह नहीं करती हैं। सियासी जमातें, ये तो कोई फ़ैन क्लब नज़र आ रहा है कि एक जनाब खिलाड़ी या एक कोई हीरो टाइप वो शख्स मौजूद होगा और उसके फ़ैन जैसे वो इधर चलेगा तो उधर चल पड़ेंगे, इधर चलेगा तो इधर चल पड़ेंगे। एक बात तो खान साहब पे बहुत पहले से की जाती है कि जी वो सोलो फ्लाइट पे बिलीव करते हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात आपने की कि अगर खान साहब पब्लिकली ये कहते हैं कि जी मैंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को या सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको ये बात नहीं बताई, तो खान साहब को यकीनन ये जहन में होगा कि भाई मैं इन लोगों के बारे में जो बात कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को बिलिटल कर रहा हूँ, यानी इनका कद छोटा कर रहा हूँ। तो इसकी क्या वजह है कि उन्होंने देखिए, खान साहब को सिर्फ अपना कद चाहिए होता है। खान साहब ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ उनके साथ है, वही लीडर हैं, जो कुछ वो कहेंगे वही कुछ होगा। और आपने बहुत दफ़ा देख लिया, अब देखें शाह महमूद कुरैशी बतौर वाइस चेयरमैन कहाँ पे खड़े हैं, और ये बात करके उन्होंने खुद उनको एक साइड कर दिया है, असद उमर को एक साइड कर दिया। तो खान साहब किसी को पैगाम दे रहे हैं हुकूमत को इधर उधर कि अगर कोई बात करनी है आपने तो मेरे से करनी है। लेकिन खान साहब को यह नहीं पता कि जब वो उठाएंगे ना वो छापा तो नीचे से बहुत सारे चूजे निकल चुके होंगे। तो ये जो खान साहब का ये ख्याल है किस तरह की वो बातें करते हैं। खान साहब को खतरा है कि उनके इल्म में लाए बगैर पार्टी के कुछ लोग जो हैं आगे पीछे राब्ते कर रहे हैं। यकीनी तौर पर इसका खान साहब इजहार कर चुके हैं। खान साहब ने जो CEC की मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ की, उसमें यह कहा था कि जो लोग राब्ते कर रहे हैं मेरे नॉलेज में है, और बड़ी सरजनिश की थी। और उन्होंने कहा कि आप ये समझते हैं कि मैं नहीं जानता तो मैं जानता हूं। तो मेरे ख्याल में खान साहब अगर खुद राब्ते कर रहे हैं तो खान साहब को अपनी पार्टी और अपने लोगों को भी बताना चाहिए। मोइज़ जाफरी साहब, फाइनल क्वेश्चन जी, कि यही बात कि खान साहब ने आज कहा जी कि मेरे पास जो मेरे जहन में जो प्लान है वो मैंने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से भी शेयर नहीं किया, इसकी क्या वजह है कि ये तो बड़े करीबी और जो काबिल एतमाद दोस्त हैं, और पब्लिकली कहना, लोगों के सामने कहना कि इनको भी नहीं पता कि मेरे जहन में क्या चल रहा है? इसकी मंतक जो है वो इस बात को डिक्लेयर करना मेरी समझ से बाहर है कि डिक्लेयर किया, लेकिन ऐसा करना उनको जरूर चाहिए, बिकॉज ही कांट ट्रस्ट असद उमर और शाह महमूद कुरैशी। आई एम प्लीज दैट इमरान खान साहब इस तरह सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी अगर ये कहेगा तो यही कहेगा कि इन दोनों के असद साहब के एक अलग डिग्री तक और शाह महमूद साहब के किसी और लेवल तक अज़ाइम जो है वो फर्क है। और ये खान साहब के कॉन्डुइट्स के तौर पर जरूर काम करते आए हैं, और खान साहब इस बात को भाप गए हैं। बस बेवकूफ़ी है कि सब पूरी दुनिया को सुना रहे हैं, इसमें मुझे नहीं समझ आई क्या मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोइज़ जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसन मुर्तज़ा साहब आपका शुक्रिया। उनसे शेराजी साहब आप भी हमारी प्रोग्राम में तशरीफ़, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान साहब कॉल देंगे नहीं देंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने खासी हैरत में मुब्तला किया लोगों को जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी जो उनका प्लान है शेयर नहीं किया। अब ये वो लोग हैं कि जो खान साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी समझे जाते हैं, अगर इन लोगों से भी नहीं करना, और सवाल ये है कि यकीनन इन लोगों ने प्लानिंग करनी है, अगर आपने यहाँ पर आना है तो ये कैसे मुमकिन होगा कि आप अपने करीबी साथियों को ये ना बताएं। और पब्लिकली बात करने का क्या है कि क्या ये एक शदीद रिफ्ट का आगाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और लेकिन बार बार अदालतें तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे रही हैं कि आप सही तौर पर काम करें, पाकिस्तान की सियासत में पार्लियामान के अंदर अपना एक किरदार अदा करें। और आज भी जब उनकी पटिशन मुस्तरद की दफ़ा 144 के नफाज के ख़िलाफ़, तो उस पर भी जो अदालत ने कहा कि पार्लियामान का फोरम आपके पास मौजूद है, आप ये मामलात वहाँ पर उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अभी तक ये समझती है कि वो प्रेशर डाल के अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा और हम उस वक्त तक देखेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।